सोनिया जी ने बिल्कुल कह दिया है कि इजराइल को तखलिया करो और ईरान को अंदर लाओ। इतना गैर जिम्मेदार और भारत की नीति को कमजोर करने वाला व्यवहार कर रहे हैं। पाकिस्तान से नॉमिनेट करवाना पड़ रहा है ट्रंप को अपने लिए नोबेल पुरस्कार से। ऐसे कर रहे हैं जैसे कहीं भिखारी नहीं होते हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, गॉड, अच्छा वो तो गॉड के नाम पे दे। कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन के साथ साथ में ये साफ साफ अब दिखाई पड़ने लगा है कि अब किसी भी तरीके से नहीं खेलेंगे तो खेल बिगाड़ेंगे। दिन रात उद्योगपतियों को गाली देते रहते हैं, उन्हीं से निवेदन कर कर कहा कि हमारे यहाँ कुछ मेला लगा लो। उसके बाद कह रहे हैं सरकार, जब हम ऐसा कर सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं कर सकती। ये जो अहंकार दिखाई पड़ रहा है, मैं ऐसे अगर करके बताऊं, ऐसे राष्ट्र नायक थे बाबा साहब, और कोई भी राष्ट्र नायक उसकी तस्वीर को किसी के चरणों में ले जाना ये कतई ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में पहले विदेश नीति और विदेश नीति के साथ में जो देश में अब उसको नीति कहें या विपक्ष की कुनीति कहें, उस पर चर्चा करेंगे। माँ, बेटा और बेटी यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो किस तरीके से विदेश नीति के मर्मज्ञ बन रहे हैं। देश में प्रोडक्शन को लेकर भी जो वो बयान दे रहे हैं, तो चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश में जो उत्पादन हो रहा हो, सभी जगह पर किस तरीके से वो क्या बोल रहे हैं, उसके पीछे मंशा क्या, उस पर बात होगी। साथ ही बात करेंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगता है शांति का नोबेल पुरस्कार लेने के लिए अब पाकिस्तान को तो उन्होंने पूरी तरीके से दस्तरखान पे बैठा ली दिया है। अच्छा है कि सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन जीवित नहीं है, वरना उनसे भी वो नॉमिनेट करा लेते। अगर उन्होंने आसिम मुनीर से नॉमिनेट करवा लिया है और उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं, मुझे मालूम है, मैंने इतना सब कर दिया, इजराइल और हमास के बीच, फ़लस्तीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध रुकवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझको कोई शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं देगा। और बात ये भी कर लेंगे आखिर में कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चयन अब कब होगा, कैसे होगा, आखिर कहाँ फंसा हुआ है पेच। लेकिन हर्षवर्धन, सबसे पहले तो सोनिया जी ने बहुत शानदार आर्टिकल लिखा है, लोग तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब सोनिया जी ने बिल्कुल कह दिया है कि इजराइल को तखलिया करो और ईरान को अंदर लाओ, ईरान के समर्थन में खड़े हो जाओ। ये गुटनिरपेक्ष वाले लोग हैं। ये कौन सी राजनीति, कौन सी कूटनीति बता रही हैं वो? नहीं, मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता जो एक ही परिवार से, कभी वो प्रियंका जी करती हैं, कभी राहुल जी करते हैं, कभी सोनिया जी करती हैं, इतना गैर जिम्मेदार और भारत की नीति को कमजोर करने वाला व्यवहार कर रहे हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको बहुत ठीक से समझना चाहिए। जब वो कहती हैं कि भारत की विदेश नीति एकदम खत्म हो गई है, ठीक नहीं है, हमें ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए, वो किस वक्त वो कह रही हैं? जब भारत सरकार ने इजराइल और ईरान युद्ध के बीच में जो बच्चे गए थे, हालांकि वो बड़े बेशर्म बेहया किस्म के उसमें कुछ बच्चे थे जो यहाँ भारत सरकार उनको लेकर आई, तो उसके बाद बस अच्छी नहीं है, जहाज से भेजना चाहिए, वो सब मांग कर रहे थे। लेकिन फिर भी भारत तो हर नागरिक को लेकर आता है, उन बच्चों को लेकर आया कहां से? ईरान से। तो ईरान ने भी और इजराइल ने भी उतनी देर के लिए अपने एयर स्पेस में ऐसी कोई हरकत नहीं की। तीन देशों से लेकर आए। तो एक तो सोनिया गांधी जो विदेश नीति को कह रही है असफल है, तो वो समझना चाहिए। इससे पहले हम रशिया यूक्रेन वॉर में देख चुके हैं और कांग्रेस पार्टी उसका मजाक बनाती है कि रे पापा ने वॉर रुकवा दी, इस तरह का मजाक बनाते हैं। ऐसे कभी किसी ने मजाक नहीं बनाया। तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जिसको मैं कहता हूं कि वो राहुल कांग्रेस हो चुकी है, वो जिस तरह से भारत का हास्य कर रही है, भारत देश का व्यंग कर रही है, भारत के लोगों का मजाक बना रही है, भारत की विदेश नीति जो क्षमता है उसका मजाक बना रही है, भारत की सैन्य नीति जो क्षमता है उसका मजाक बना रही है, भारत की आर्थिक स्थिति जो है, नीति है, उसका जो मजाक बना रही है, ये खतरनाक है। अब जब उसमें वो ढेर सारे उदाहरण दे रही हैं, तो उसमें वो भी तो कह रही हैं कि इजराइल और ईरान दोनों, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों, तो हमारे साथ तो दोनों देशों के रिश्ते हैं, चाहे इजराइल फिलिस्तीन हो या इजराइल ईरान हो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो भारत के प्रधानमंत्री है, तो उनके भी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन लगता है वो भाजपा के प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है, तो उनको तो हर देश ने उतना ही सम्मान दिया है। सवाल यह है कि क्या यहां मूल मसला है? भारत
इस्लामिक आतंकवाद का पीड़ित देश है। इजराइल इस्लामिक आतंकवाद का पीड़ित देश है। हमारा जो पाकिस्तान हमसे ही कट कर गया, हमारे दूसरे तरह के युद्ध हैं, संघर्ष हैं। इजराइल और जो फिलिस्तीन है उसके दूसरे संघर्ष हैं। लेकिन जो ईरान कूदता है लड़ाई में 2000 किलोमीटर दूर है, सीमा नहीं लगती है इजराइल की ईरान की, तो भी क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं? मुस्लिम उम्मा के नाम पर लड़ रहे हैं। और अगर मुस्लिम उम्मा के नाम पर लड़ रहे हैं तो सऊदी अरब उसके साथ क्यों नहीं खड़ा है? जॉर्डन उसके साथ क्यों नहीं खड़ा है? और ईरान और फिलिस्तीन की लड़ाई हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन क्यों लड़ते हैं? तो सोनिया गांधी के उस लेख में इन सब का जिक्र नहीं। और उससे आगे मुझे लगता है ये बहुत ठीक से आप लोगों को सुनना चाहिए और नोट करके रखना चाहिए। इसके पहले मुझे जो लेख याद है सोनिया जी का, वो भी गाजा की चिंता में था। हाँ। अब एक तो ये कि हम भारत के लोग तो दुनिया में कहीं भी एक बूंद रक्त की गिरे तो हमारा मन पसीजता है, हम वो मानवता वाले विश्व बंधुत्व वाले लोग हैं। लेकिन हम रामकृष्ण की परंपरा के लोग हैं। अगर कहीं अधर्म होगा तो धर्म संस्थापनार्थाय युद्ध तो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। युद्ध करेंगे और अधर्म को हराकर धर्म की विजय भी कराएंगे। अब सवाल यह है कि ये जो सोनिया गांधी ने लिखा, पहले गाजा पर और अब ईरान में भी, हालांकि वो जाते जाते गाजा पर ही चली गई। तो सवाल यह है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्या एक लाइन सोनिया गांधी ने कहीं लिखी है? नहीं, बांग्लादेश हिंदुओं की तो बात आप छोड़ दीजिए हर्षवर्धन। पहलगाम की घटना के बाद कितना तल्ख, कितना सख्त, कितना लिखा गया, बताइए ना, कितना कहा गया। पूरी कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया। सरकार को घेरने वाली बात में भी आप ठीक से इसलिए नहीं घेर पाए क्योंकि इस पर भी आपको ठीक से बात नहीं करनी थी। समस्या यहां पर यह आ रही है कि एक चीज समझिए, मैं अभी देख रहा था कांग्रेस की जो आईटी सेल की तरफ से एक ट्वीट किया गया, उसको कुछ क्या कहें, मतलब वो पत्रकार कह देते हैं, मानते हैं वो लोग, उन्होंने उसको ट्वीट भी कर दिया और बता दिया कि भाई ये जो फतेह मिसाइल है इजराइल की, ईरान की, उसकी वजह से ईरान बचा हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये अगर ना होती तो अब तक जो है पूरी तरीके से ईरान खत्म हो जाता। अच्छा, खास बात है कि उस हाइपरसोनिक मिसाइल जिस फतेह की बात हो रही है उसकी गति समय से बताया गया ध्वनि से वो 10 गुना ज़्यादा है। और भारत को नसीहत दी जा रही है कि भारत जो है ऐसी मिसाइल बनाए, जबकि भारत ने जो मिसाइल बनाई हुई है अग्नि 5 वो 24 गुना ज़्यादा ध्वनि की गति से चलती है। और हम इस पर मतलब बहुत आगे जा चुके हैं मिसाइल उस पर। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को जो है यहाँ पर जो है घूमने फिरने में अपनी ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए, मिसाइल बनाए और मतलब आसमान में छेड़े। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सोचिए ना कि ये पूरा इकोसिस्टम समझिए। मैं इसको जोड़ इसीलिए रहा था हर्षवर्धन कि सोनिया गांधी ने जो लिखा है वो इस पूरे इकोसिस्टम की ही बानगी है। एकदम ठीक बात है। लेकिन ये तो गजब हो गया ना, भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन तक नहीं होता था, हम अपनी क्षमता से कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, आयातित सैन्य उपकरण नीति पर हम थे। आज हम धीरे धीरे उसको लिस्ट करते जा रहे हैं कि इतने उपकरण हम मंगाएंगे ही नहीं। और तो छोड़िए ना, अभी तो हमने पाकिस्तान के साथ देखा ना कि उनके मिसाइल और ड्रोन आते थे और सब हवा में ही हमारा सुरक्षा तंत्र मार गिराता था। S-400 तो ईरान के पास भी है, रशिया का, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास हमारे अपने स्वदेशी सैन्य उपकरण थे। और जो लोग ये बात कर रहे हैं वो दरअसल ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं, वो जानबूझकर एक नैरेटिव कुछ लोगों के दिमाग में आ जाए, अच्छा देखो नरेंद्र मोदी इधर उधर घूम रहे हैं, भारत की सैन्य क्षमता नहीं बढ़ा रहे। अब वो कौन उनको बताएगा कि भारत का सैन्य उपकरण का निर्यात, आयात नहीं निर्यात, वो 25,000 करोड़ के ऊपर हो गया। हम यहां पहुंच गए हैं, हमारी अपनी स्वदेशी क्षमता इतनी विकसित है कि तुर्की, चीन और अमेरिका तीनों के आयुध हथियारों से पूरी तरह से लैस, वो पाकिस्तान हमारे सामने टिका नहीं, हमने ध्वस्त कर दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाहे विदेश नीति हो या सैन्य नीति हो, हम भारत के हितों को लेकर आज जितना सक्षम है उतना पहले नहीं थे। इसका मतलब मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि पहले की सरकार, पहले के प्रधानमंत्री वो नहीं करते थे, वो भी उसी तरह से मजबूत है। इंदिरा जी भी मजबूती से लड़ी थी, लेकिन इंदिरा जी का हाथ से तबका विपक्ष नहीं करता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, मुझे लगता है राजेश्वर इसको चिन्हित करना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाए और वो मना कर दे, आज तक के इतिहास में मैंने नहीं सुना है। और तो और अगर अभी पुतिन या शी जिनपिंग को बुलाएं तो वो भी मना नहीं करेंगे क्योंकि वो अमेरिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी पूर्व व्यस्तताएं हैं।
नहीं इतना ही नहीं ये होती है हर्षवर्धन, विदेश नीति। नहीं इतना ही नहीं हर्षवर्धन, थे कहाँ पर वो, कनाडा, 1 घंटे की दूरी पे। मतलब उसको जो 91वां अपना राज्य बनाना चाहता है कनाडा को, वहां से वो नहीं के बोले कि हमें बेलग्रेड जाना है, वहां हम जाएंगे, अपनी पूर्व व्यवस्था को उन्होंने बताते हुए वहां जाने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं है, ये जो उन्होंने बयान दिया 35 मिनट के बाद विदेश मंत्रालय का जो खुलकर आया कि कोई ना कोई मध्यस्थ था, और विक्रम मिश्री की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी किस तरीके से जो बात की जा रही थी, और उसमें साफ साफ कहा कि ना कोई बीच में था, कोई नहीं था। और जिस विदेश नीति की बात कर रहे हैं आप, ये सोचिए कि पाकिस्तान से नॉमिनेट करवाना पड़ रहा है ट्रंप को अपने लिए नोबेल पुरस्कार से। नहीं, आपने अच्छा कहा कि ओसामा बिन लादेन, और देखिए सद्दाम हुसैन को मैं थोड़ा अलग मानता हूँ, पता नहीं मतलब मेरी पता नहीं क्यों सद्दाम हुसैन को लेकर अमेरिका ने जो किया है ना, निजी तौर पर मैं वो व्यक्ति ठीक है, अब अपने देश में क्या करता था, कैसे करता था, लेकिन वो इतना ऐसा कोई कट्टर भी नहीं था। अमेरिका ने उसको बर्बाद कर दिया, वो थोड़ा सा उसकी छवि बना दी गई, और देखिए अमेरिका ने केमिकल वेपन कह के उसको मार दिया। तो ये एक तो है, लेकिन सच बात यही है कि आज अगर कोई भी खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी अगर वो नहीं हो, अभी है विकल्प, अब तालिबान के जो टॉप लीडरशिप है वो नॉमिनेट कर सकते हैं, अब किम जोंग उन वो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो राहुल गांधी वाली आर्थिक नीति पे बात आएंगे, पहले डोनाल्ड ट्रंप पे ही थोड़ा बात। हाँ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पे इसलिए बात करना जरूरी है हर्षवर्धन की, ये जो मैं जिस इकोसिस्टम की बात कर रहा था, जो तमाम जो फंडिंग कहीं से आती रही है, जैसे सोरोस पुत्र तमाम यहाँ भारत में रहे, लेकिन मुझे उनसे ज्यादा शिकवा जो बात हर्षवर्धन ने कही कि भाई सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन, राहुल गांधी नेता विपक्ष, उसी परिवार में प्रियंका गांधी, ये लोग विदेश नीति की जब बात करते हैं और उस विदेश नीति को असफल बता रहे हैं, जिस विदेश नीति में रशिया और अमेरिका के साथ में भारत बात कर सकता है, बराबर की साझेदारी कर सकता है, बराबर का व्यापार कर सकता है, उसी इजराइल और ईरान के साथ में भी वो बराबर से ही संबंध रख सकता है। तो यहाँ पर तो जो हमने संतुलन अपना दिखाया है वो अद्भुत है। उस पाकिस्तान में जब पूरी तरीके से हमने तबाही घर मचा दी, जो खासतौर से उनके आतंक के मरकज थे, तो ये कहते हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा हुआ। तो हमें जरा सवाल ये बताओ ना कि विरोध में कौन खड़ा हुआ, साथ में कौन किसके खड़ा होता है? क्या भारत रशिया या यूक्रेन किसी के साथ खड़ा हुआ था? यही कहा था ना कि युद्ध रोको। जब दो लोग की लड़ाई हो रही होती तो एक व्यक्ति यही कहता है ना कि भाई शांति के साथ में इसको निपटाया जाए। तो भारत के विरुद्ध तो कोई जाता दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, ट्रंप एक लाइन बस में जोड़ूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, श्रीलंका, मालदीव, रशिया और यूरोपीय यूनियन पूरा का पूरा, इन सब ने कहा था कि इस आतंकवादी घटना की हम निंदा करते हैं और भारत को इसका प्रतिकार करने का पूरा अधिकार है। अब इससे ज्यादा कोई क्या साथ में खड़ा होगा स्पष्टता से। बाकी आपने ठीक कहा, क्या कोई किसी के साथ युद्ध में जाकर लड़ता है? और अगर युद्ध में जाकर लड़ेगा तो विश्व युद्ध जो द्वितीय के बाद अभी तक नहीं हुआ है, तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जाएगा, क्योंकि आप कीमत लेगा ना, कीमत लेगा। और नाटो अगर यूक्रेन के साथ लड़ रहा है तो यूक्रेन की क्या स्थिति हुई आप देखिए ना। फिर भी तो अमेरिका उसके साथ नहीं लड़ा है, हथियार भड़े दे रहा है, लेकिन यूक्रेन के साथ फिर भी नहीं। और चाइना अगर रशिया के साथ खड़ा है तो भी चाइना रशिया के साथ लड़ने नहीं आ रहा। अच्छा, ईरान के साथ कौन खड़ा है? भारत के लोग को ये समझना जरूरी है, क्योंकि अभी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के नेता यही सवाल करते हैं हमारे साथ खड़ा कौन? अरे भाई, हर देश को खुद लड़ना होता है। और अगर बिना किसी के खड़े हुए, ये बड़ा रोचक है कि बिना किसी के खड़े हुए, आज 7वां बेड़ा उसके पीछे का बेड़ा, ये कहानी नहीं सुनानी पड़ रही। अगर बिना किसी के खड़े हुए हम पाकिस्तान को यूं पीट पा रहे हैं तो फिर इससे सुखद क्या है? हम तो इसका मतलब कि उस स्थिति में है जिसमें अमेरिका है, चीन है, कि जहां अकेले ही वो सबसे निपट लेता है, हम भी उस स्थिति में है। तो मुझे लगता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बताइए आप, मतलब ऐसा नहीं लगता कि सब मिलके भैया दे दें, एक न मिले तो नोबल की डुप्लीकेट कॉपी बनवा के डोनाल्ड ट्रंप को दे दें? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप देखिए जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ा, बहुत अहंकारी और घमंडी व्यक्ति हैं। और इसके साथ में वो राष्ट्रपति की बजाय वो सीधे सीधे वो ट्रेडर की तरीके से ही बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो एक व्यापारी ऐसा जो है, तो वहां भी तो कोई यहाँ की तरह मार्केट होगी ना, जो सेकंड हैंड मिलता है। यहाँ सब कुछ तो मिल जाता है हमारे दिल्ली में, तो वहां भी अमेरिका में भी कोई वहां जाकर नोबल का बनवा ले, उसी जो बना रहता है। वहाँ गफ्फार मार्केट नहीं है। हाँ, गफ्फार मार्केट ही, तो वहां की जो नहीं, तो यहीं से हम लोग भिजवा देते हैं। अच्छा, वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कहीं भिखारी भिखारी नहीं होते हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, गॉड, अच्छा वो तो गॉड के नाम पे कहें। नहीं, और तो कह क्या रहे हैं, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने कर दिया, और करने के बाद कह क्या रहे हैं कि भाई देखिए हमें देगा कोई नहीं।
ये भी कह दे रहे। ये भरोसा है उस आदमी को कि हमको नोबेल मिलने नहीं जा रहा है, नोबेल मिलने नहीं लेकिन जा रहा। अच्छा एक चीज बड़ी अच्छी हो गई। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का ग्रह योग बड़ा प्रचंड है। अब वो चाहे 17 बार 18 बार 20 बार चाहे जितनी बार कह दें, अब उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। पहले एलन मस्क ने उनको एक तरह से कहें कि उनकी साख को खत्म कर दिया, अपने देश में उनकी साख खत्म ही थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो मीम बन के चलता है कि उन्होंने कहा कि हमने ये किया, शी जिनपिंग ने कहा ना हमने तो ये बातें नहीं की, उन्होंने कहा ये किया तो पुतिन ने कहा हमने बात ही नहीं की, उन्होंने कहा ये किया तो ईरान ने कहा सवाल ही नहीं, उन्होंने कहा ये किया नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सवाल ही नहीं। तो जब हर राष्ट्राध्यक्ष उनको झूठा साबित कर चुका है, लेकिन एक बात मैं कहूं, अब भाजपा को और भारत सरकार को कोई कुछ भी कहे, इस मसले पर अब जवाब देना बंद करना चाहिए। नहीं जवाब दे भी नहीं रहे, क्योंकि सब कुछ हो गया। देखिए विदेश जवाब मुझे लगता है, देखिए हर्षवर्धन, इस मामले में भारत सरकार ने जो डिप्लोमेसी खेली है उसकी बहुत जमकर सराहना की जानी चाहिए। इसलिए की जानी चाहिए वो ट्रंप के मुंह ही नहीं लगे। ट्रंप जिस तरीके के बड़बोले हैं, और देखिए ताकतवर मुल्क तो वो है, तो हमें चिढ़ा के क्या करना। उन्होंने हमेशा जो बयान दिलवाया वो दिलवाया विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय की तरफ से, और 35 मिनट जो बातचीत की है प्रधानमंत्री से ट्रंप ने, उसके बाद भी विदेश सचिव ने बिल्कुल वर्बेटम एक एक बात बताई है। अब सवाल यह है कि जब विदेश सचिव ने डोनाल्ड ट्रंप और जो है पूरा पोटस को टैग करके वो पूरा बयान दिया, उसका कंट्राडिक्शन क्या अमेरिका की तरफ से आया? इसका मतलब जो शब्द कहा गया है एक एक भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो अक्षरशः सत्य है। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की आप दूसरे विदेश के राष्ट्राध्यक्षों की तो बात जाने दीजिए, वहां पर एलन मस्क और वहां पर टिम कुक जो उनके देश के बिजनेसमैन हैं, वो उनकी बात को नकार रहे हैं। खास तौर से जब उन्होंने एप्पल वाली बात कही तो आप याद करिए कि क्या कहा था, टिम कुक ने भी कहा था। तो इसलिए मुझे लगता है, देखिए हम यहां पर ट्रंप की बुराई के लिए नहीं बैठे हैं, ना हमें उससे कुछ मिलने वाला है। जो लोग ट्रंप की आरती इस समय उतार रहे हैं, ये मैं जवाब उनको हम और हर्षवर्धन दे रहे हैं। उनको समझिए, पहले हर्षवर्धन ने बहुत अच्छी बात कही थी, ट्रंप को इसलिए तमाम भारतीय लोग चाहते थे जो बाइडेन की जगह, क्योंकि जो डीप स्टेट भारत में अस्थिरता फैला रहा था, फेक नैरेटिव के जरिए अशांति फैला रहा था, हमारी जो तमाम जो शौर्य की और जो हमारी आगे बढ़ने की जो चीजें थी उनके आगे बाधा बन रहा था, तो उसको हटाने के लिए लोग चाहते थे कि ये डेमोक्रेट्स की सरकार जाए, ट्रंप आए, क्योंकि वो साफ साफ उस तरीके का पक्ष लेते दिखाई पड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में ये तो एक पक्ष वो था, दूसरा पक्ष ये है कि जैसे ही ट्रंप ने कह दिया सीज फायर, अरे भाई उसके बाद ये लोग उछलना शुरू कर दिए, और उसके बाद अब जो लेख किस पे आ रहे हैं, ईरान पर आ रहे हैं, गाजा पर आ रहे हैं, और ये जो लोग लेख लिख रहे हैं साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि गाजा और ईरान से उनको बिहार के चुनाव में ताकत मिलती दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। वैसे तो हम ये शब्दावली बचते हैं, लेकिन जैसे वो लोग बोलते हैं तो उनके शब्दों में कहें तो डोनाल्ड ट्रंप को उन लोगों ने अपना बाप बना लिया है। मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, हम पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन सचमुच। और कब बाप बनाया? जब वो भारत का पक्ष कमजोर करते दिखे। यानी एक वर्ग है जो तब हवन करता है जब भारत का मजबूत हो पक्ष डोनाल्ड ट्रंप के साथ, दूसरा जब वो चाहते हैं, जब वो भारत का पक्ष कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय विदेश नीति का ये प्रभाव है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की साख वो खतरे में पड़ गई है। बिल्कुल, ये छोटी बात नहीं है। आज हमसे टकराने से, हमारे खिलाफ जाने से अमेरिका की साख खतरे में पड़ी है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मसला है, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज समझिए, आयरनी, अब जरा फिर से भारत वापस लौटते हैं। सोनिया गांधी का आर्टिकल और राहुल गांधी का नेहरू प्लेस पे जाकर ये बताना कि यहाँ पर उत्पादन बिल्कुल बंद हो गया, ठप हो गया, खत्म हो गया, कुछ भारत में बचा नहीं है, सब कुछ अब विदेश में ही बचा है, ये क्या कहलाता है? देखिए राजेश्वर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उनको थोड़ा क्या कहूँगा, समझ का अभाव ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन फिर भी नेहरू प्लेस तो वो जगह है ना भैया, एक मार्केट है बड़ी सी, और उसकी रिपेयरिंग होती है, वहां कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना होता है। अच्छा ये भी समझिए, राहुल गांधी वहां गए, अब उनकी आदत है, अच्छा वहां गए वो तो ठीक है, लेकिन कहां से आके गए? हाँ नहीं, वो तो मान लीजिए कि अच्छा सर उनको बताना था कि हम यहाँ हैं, अच्छा मैं यहाँ हूँ, यहाँ जानकारी तो नहीं है। मतलब आप बीच में एक शब्द बोले कि सोरोस पुत्र, तो शायद सोरोस पुत्र का विवाह हुआ, हो गया ठीक से, हो गया, जहाँ भी हुआ हो गया ना, बड़े लोग गए थे, बड़े मेहमान। अच्छा, काफी बड़ी उम्र की उनकी पत्नी भी है। अब ये तो खैर मतलब अलग विषय, लेकिन मेहमान दुनिया भर से वहां पहुंचे थे। अच्छा अच्छा, सोरोस पुत्र के मतलब ऐसा लोग कहते हैं, अब हमको तो पता नहीं, हम तो जानते हैं कि लेकिन आज नेहरू प्लेस में थे वो। लेकिन राहुल जी, खैर राहुल जी पे आते हैं, राहुल जी पे छोड़ देते हैं, ठीक है।
राहुल गांधी यहाँ नेहरू प्लेस में थे, वो वीडियो रिलीज किया। अब मैं आपको तुरंत 2-3 उदाहरण देता हूँ। राहुल जी खेत में जाकर 12-15 कैमरे के साथ वो गुड़ाई निराई उस सब में लग गए। ट्रक ड्राइवर के साथ सिद्धू मूसेवाला का गाना सुन लिया, मोची के साथ बैठ गए, बाइक वाले के साथ बैठ गए। अब सवाल यह है कि क्या इससे किसी का भला हो रहा है? रेलवे में कुली और कर्मचारियों के साथ बैठे, उसमें भी नाना प्रकार की चीजें आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी को राजनीति का कोई तरीका सूझ नहीं रहा है। और अब मैं एक बात आपको बताता हूं जो आप खोज लीजिएगा आप लोग। उसके बाद वो एक ड्रोन चलाने वाले के साथ बैठे और कहा तो ये जाता है कि उनके हाथ में जो ड्रोन था वो भी प्रतिबंधित था, क्योंकि चीनी ड्रोन हमारे यहाँ नहीं अलाउड है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि ड्रोन को लेकर भारत की कोई पॉलिसी नहीं है, ये है वो है, हमारा चाइना इतना बढ़ गया है, चाइना इतना बढ़ गया। अब अभी हमने दिखा दिया। हालांकि उसी वक्त ड्रोन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ कहा था 550 से अधिक देसी कंपनियां जो ड्रोन बनाती हैं। जिसकी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी, आज मेरे ख्याल से 200 से अधिक हो गई है। बहुत जबरदस्त 200 क्रॉस कर चुके हैं। आज हम दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट हैं जो मोबाइल बना रहे हैं। आज भारत में लगभग हर फोन जो भारत में बिक रहा है वो बन भारत में रहा है। हाँ। अमेरिका में जो फोन आईफोन का जा रहा है उसका बड़ा हिस्सा मेड इन इंडिया ही है। मतलब अमेरिका में भी जो आईफोन जाता है चीन वाला नहीं जा रहा है। जो 25% अकेले जो है भारत में बना हुआ जो वहां पे बिक रहा है। तो अब कुल मिलाकर अगर कहें तो राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं बिना किसी तथ्य के, बिना किसी तर्क के। कोशिश ये कि भारत की आर्थिक नीति, भारत की विदेश नीति, भारत की सैन्य नीति, सबको बस खारिज किया जाता रहे। लेकिन दिक्कत ये है कि आज के समय में सब सामने आ जाता है, 2 मिनट में पता चल जाता है। समस्या ये है, देखिए, प्रतीकों की राजनीति सब राजनीतिक दलों को करनी चाहिए। हमने देखा कि जो तमाम जो सफाई कर्मचारी थे उनके पैर धोते हुए हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगर उसी तरीके से वो ट्रक ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, मोची के साथ जा रहे हैं, तो एक ठीक है, समावेशी एक राजनीति है, ये दिखाई जाए, आम आदमी के साथ दिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या ये है ना कि कम से कम विदेश नीति के मामले में आप सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, जो आपके यहाँ कुछ चंद पढ़े लिखे लोग, बचे हुए अनुभवी लोग, उनके साथ तो बैठ लेते। तो शायद मुझे लगता है कि ये आर्टिकल लिखने से पहले सोनिया गांधी भी सोचती। क्या उन्हीं की पार्टी के तमाम लोगों ने कहा? मैं तो ये सोचता हूं कि जो तमाम विदेश मंत्री रहे हैं उस समय मनमोहन सरकार में, चाहे जीएम कृष्णा, एसएम कृष्णा रहे हों, चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हों, इन सबके साथ साथ में जो लोग ये हैं वो क्या इसके साथ में सहमत होते? पी चिदम्बरम अभी हैं, क्या वो सहमत होते इससे? कारण ये हो गया है कि कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन के साथ साथ में ये साफ साफ अब दिखाई पड़ने लगा है कि अब किसी भी तरीके से नहीं खेलेंगे तो खेल बिगाड़ेंगे। लेकिन यहाँ समस्या खेल जो है ना, देश खेल नहीं है, आप देश के हितों से खेल रहे हैं और ऐसी आग से आप खेलोगे तो आप जलोगे। अभी राहुल गांधी जी का जन्मदिन था, शुभकामनाएं उनको, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। हाँ, 55 वर्ष के वो हो गए तो उनको शुभकामनाएं जी। लेकिन अभी उनके उस पर जो है रोजगार मेला लगा था, बड़ा खुश होके आईटी सेल ने खूब चलाया, युवक कांग्रेस ने मेला लगाया। कमाल की बात कि जिन कंपनियों को दिन रात उद्योगपतियों को गाली देते रहते हैं उन्हीं से निवेदन कर कर कहा कि हमारे यहाँ कुछ मेला लगा लो। उसके बाद कह रहे हैं सरकार, जब हम ऐसा कर सकते हैं सरकार क्यों नहीं कर सकती? अरे उनको पता ही नहीं है कि सरकार कर रही है, तभी तो ये कंपनियां उस तरह से आगे बढ़ रही हैं। और देश के हर हिस्से में ऐसे मेले तो स्कूल वाले लगा लेते हैं, जो मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं ना, वहां भी ऐसे रोजगार मेले लगते हैं, हर कंपनी में प्लेसमेंट होता है। लेकिन उसको यूं दिखा रहे हैं कि जैसे ये तो अलग से कुछ कमाल कर दिया हो। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी की जो राजनीति है, जो राहुल कांग्रेस की राजनीति है, वो बहुत स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं और ऐसे वो जनता का भरोसा जीत पाएंगे, इसमें मुझे संदेह दिख रहा है। और जनता का भरोसा की जब बात करते हैं तो अगला चुनाव है बिहार। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर की वो जो तस्वीर पैरों पर, वो अपमान लालू प्रसाद यादव के। दूसरी तरफ उस बिहार को जहां पर कहा जाता था पिछड़े इलाके को, वो इलाका सिवान का जहां पर तेजाब से लोगों को नहलाकर मार डालने वाला शहाबुद्दीन के नाम से जो जिला जाना जाता था, उस जिले में अब बन रहे हैं इंजन
जो दौड़ेंगे दक्षिण अफ्रीका की पटरियों पर। मतलब बिहार का इंजन वहां पर छुक 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 करेगा। तो एक तरफ तो ये फोटो वायरल हो रही है जो सम्मान। अच्छा, इसके बाद जानते हैं क्या अभी इन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने, कि पॉकेट मार है प्रधानमंत्री। अरे हाँ, आज बोल दिया पॉकेट मार है। और इसने बोला क्योंकि उनको लग रहा है कि जो फोटो और जो तस्वीर दिखाई गई ना, और बिहार को क्या किया गया, जबकि इसी दौरान नीतीश कुमार ने एक अलग ही काम कर दिया। जो सबसे कम पेंशन मिलती थी वृद्धावस्था 400 रुपए, उसको 1100 रुपए कर दिए। तो चलिए ठीक है, नहीं, ये तो अच्छा काम किया। आप बुजुर्गों, वृद्धों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना लाए तो अच्छा है, लेकिन ये जो नौजवानों को बांटा जाता है पैसा ना, इससे मैं कहता ही सहमत नहीं हूं। बिल्कुल, पुरुषार्थ करिए, काम करिए, स्पर्धी बनाइए, वो काम करें, खूब पैसे कमाएं। उनको ये 1000, 2000, 1200, 1400 देकर ये गंदा काम मत कीजिए। ये गंदा काम सभी पार्टियां कर रही, उसका विरोध हम पहले भी करते थे, फ्री बीज पॉलिटिक्स का, आज भी करेंगे। लेकिन पेंशन बढ़ाना ये बहुत अच्छा, और बुजुर्ग को 1100 रुपए अगर मिलेंगे तो निश्चित तौर पर उसके लिए बड़ी अच्छी खबर। लेकिन मूल बात करिए, बाबा साहब लालू जी के चरणों में हूं, इसको क्या बिहार का जो दलित है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, वो बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं, क्यों करेगा, किस लिए करेगा? देखिए, एक बात आप समझिए, ये हमेशा जो राजनीति करते रहे, जो गरीब और गुरबा की जो बात करते रहे लालू प्रसाद यादव, उनके वोटर कौन थे मूलताबाद में? वो MY मुस्लिम यादव समीकरण ही रह गया था। बाकी तो नीतीश और जब भाजपा साथ में आए तो सब इसीलिए महादलित और महापिछड़े इसीलिए अति पिछड़े गए ना वहां पर, क्योंकि उनको मालूम था वहां पर कुछ विशेष जातियों को या विशेष संप्रदाय के लोगों का ही वर्चस्व होता था। और जब मैं सिवान की बात कर रहा तो सैयद साहबुद्दीन ऐसे ना थोड़ी वहां पर साहब बना हुआ था, साहब ही कहा जाता था ना उसको। सरकार बनवाई थी ना लालू प्रसाद यादव की, दुनिया जानती है। तो ये जो वहां पर 30% दलित हैं हर्षवर्धन, 30%। और ये जो अहंकार दिखाई पड़ रहा है, मैं ऐसे अगर करके बताऊं, ऐसे ये तस्वीर आप देख रहे होंगे पीछे कैसे बैठे हुए हैं, मतलब ना हाथों में हरकत, ना पैरों में हरकत, ना चेहरे में हरकत, उपेक्षित भाव से दिखाया जा रहा है। और बात आप करते हो संविधान के अम्बेडकर को, मुझे लगता है कि इसमें तो फंस गए राहुल गांधी, जो लाल किताब मुझे लग रहा है कि जो कुछ लोग कांग्रेस का वो एक तरह से कहें कि बताते भी थे, कहते भी थे कि दलित अध्यक्ष बना दिया, कुछ उनको राहत मिल जाएगी। मुझे लगता है कांग्रेस का भी वोट अब मुश्किल में पड़ जाएगा, जो कुछ पड़ गया का वोट मिलता नहीं पड़ गया। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो देखिए, एक चीज है ये मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है दलितों के, और ये जो दिखाई पड़ रहा है अप्रोच, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आप लगातार तिरस्कार कर रहे हैं, आप उसमें कोई लोड ही नहीं ले रहे हैं, आपको मतलब ही नहीं कि वो कौन शख्स है। और बाद में वो तस्वीर बाद में कबाड़ में भी रखी दिखाई पड़ी। अच्छा, इसके साथ एक बात और है, एक कांग्रेस ने और ट्वीट किया, उसमें एक आदमी जो बैठा हुआ है, एक कार्यकर्ता बैठा, वो तस्वीर भी आप देख लीजिए, वो तस्वीर भी वो नीचे रख के बैठा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और राहुल गांधी बैठे हुए अलग 2-3 कुर्सी बाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। हालांकि मैं अतिरेक पे भी मुझे बहुत पसंद नहीं आता है, क्योंकि जैसे किसी भी का भी अतिरेक, अभी भीमराव अंबेडकर को लेकर अतिरेक भी है कि कोई एक पक्ष एकदम से जाता है, कोई एक पक्ष दूसरी बात करता है, लेकिन राष्ट्र नायक थे बाबा साहब, और कोई भी राष्ट्र नायक उसकी तस्वीर को किसी के चरणों में ले जाना ये कतई ठीक नहीं है। अब इसका निर्णय तो बिहार की जनता करेगी, लेकिन एक निर्णय का कहां से कराएंगे आप, कुछ कराइए ना। हाँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये मुद्दा उठाना चाहिए था जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि भाई सीज फायर तो वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने करा दिया, लेकिन ये क्या अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन चुनेगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। कभी लगता है कि भाई खबर आती कि संघ की तरफ से ऐसा हो गया, कभी ये लगता है कि ये जो है दिल्ली में यहाँ पर मामला फंस रहा है, लेकिन एक्चुअली हास्य से अलग हटकर अभी सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक है, सब कुछ करे, लेकिन संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सत्ताधारी दल में जिस तरीके से एडहॉकिज्म पे, तदर्थवाद पर चीज़ें चल रही हैं, ये निश्चित तौर पर घातक है। और ये फंसाओ अब तो चर्चा भी लोगों ने करना बंद कर दिया। हर्षवर्धन, चर्चा क्या करेंगे, पार्टी के किसी भी बड़े नेता से पूछिए तो कह रहा है बस होने वाला है, अध्यक्ष का नाम तय है प्रदेशों के, वो बस एक दिन चिट्ठी जारी हो जाएगी, वो पता नहीं चलता है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने चर्चा की थी 21 जून को, बिल्कुल 21 जून की तारीख हमको आपको बताई गई थी कि ये होगा। देखिए 21 जून तो आज हो गया, लेकिन अभी तक तो बीत गया 21 जून। अब तो योग भी हो गया भाई, योग दिवस भी हो गया, तो 21 जून भी हो गया, योग दिवस भी बीत गया, सब बीत गया, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पता नहीं है। और ये इसलिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात है, लंबे समय से जगत प्रकाश नड्डा जी, और देखिए मैं बार बार कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि नड्डा जी के ऊपर कोई, क्योंकि नड्डा जी पे क्या है भाई, नड्डा जी तो एक तरह से कहें तो सबसे उपयोगी अध्यक्ष हैं, सरकार और संगठन एक साथ मिलकर चल रहे हैं, कोई टकराव नहीं, उनको उनके ऊपर तो कहने का नहीं, लेकिन जिनको भी अध्यक्ष तय करना है
वो क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं, सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? कोई भी वजह ऐसी नहीं हो सकती है कि अध्यक्ष के बिना देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस तरह से काम करे। ठीक है, जब सरकार होती है तो सरकार आगे होती है, लेकिन फिर भी आप किसी भी भाजपा के नेता कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, कहेगा हमारे पास फुर्सत है नहीं। क्यों फुर्सत नहीं? एक अभियान कार्यक्रम खत्म होता है, दूसरा लाइन पे आ जाता है। वो बेचारा अपने घर परिवार का काम नहीं कर पा रहा है। खाली हो तो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, तो ऑनलाइन जुड़ जाओ। यानी जमीन से लेकर ऑनलाइन तक भाजपा का कार्यकर्ता खाली नहीं है, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। ये चिंता की बात। पर मैं बस आपकी एक चीज से अभी इस चर्चा को यही विराम देंगे, ये कहते हुए हर्षवर्धन, दरअसल मैं उपयोगी नहीं मानता, डमी मानता हूं। उपयोगी इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि संगठनकर्ता का काम यह है कि वो संगठन को वाकई, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व है, अमित शाह जैसा संगठन करता है जो सरकार के साथ भी पूरी ऊर्जा उसमें लगा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ताकत ना रहे, एक संतुलन रहे, उस लिहाज से जेपी नड्डा जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले बयान जिस तरीके का दिया था कि संघ की जरूरत नहीं है, भाजपा अपने आप में सक्षम है, उसकी उनको कीमत चुकानी पड़ी और पार्टी को भी चुकानी पड़ी, सरकार में भी कीमत चुकी। तो मुझे लगता है कि उपयोगी नहीं है, उनको ढोया इसलिए जा रहा है क्योंकि शायद वो टॉप जो लीडरशिप है बीजेपी की उनको सूट करते हैं, लेकिन ये सुविधा की राजनीति कार्यकर्ताओं पर गलत असर डाल रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो अध्यक्ष का नाम तो अब हम लोग भी नहीं लेंगे, अब क्या करेंगे? नहीं, अध्यक्ष का नाम तो हम लोग ले चुके हैं। हाँ, ले चुके हैं, लेकिन प्रक्रिया ही नहीं चल रही है। हाँ, तो किसी एक दिन उम्मीद करें कि अचानक एक दिन आ जाएगा। और अब हम लोग आज ये बात कर रहे हैं 21 जून बीत गई, तो क्या माने कि ये जो हफ्ता है जून का आखिरी, इसमें प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? नहीं, देखिए अभी तो पहले प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, हिंदी बेल्ट में ही क्या स्थिति हो रखी है, पूरा यूपी का है, यहाँ पर एमपी का है, सारे अध्यक्ष बाकी ही हैं, कहाँ कौन है? तो कुल मिला के ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पार्टी में ये जो भय और जो तमाम चीजें हैं, पूरा दुनिया से ठीक से लड़े रहे, लेकिन अपना अध्यक्ष जो है नहीं चुन पाने की जो ये तो एक बात है, और मुझे लगता है कि ये तमाम कार्यकर्ताओं को साल रही है। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र, चुनाव पार्टियों के भीतर अध्यक्ष, तो मुझे लगता है कि भाजपा को भी ये चिंता करनी चाहिए और संघ को भी देखना चाहिए कि भाजपा का अध्यक्ष वो मतलब ठीक है, वो कहते हैं कि हम सीधे दखल नहीं देते, लेकिन फिर भी वैचारिक अधिष्ठान तो उनसे जुड़ा हुआ है। नहीं, ये इसलिए ये देखिए इसलिए हर्षवर्धन जरूरी हो जाता है क्योंकि एस जयशंकर बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेकिन जब वो विदेश मंत्री बने हैं तो सुषमा स्वराज जैसा इम्पैक्ट नहीं डाल। नहीं, देखिए एक चीज तो मैं सोचूंगा, अच्छा कि आपने ये चर्चा छेड़ दिया। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, नरेंद्र मोदी बड़े करिश्माई व्यक्तित्व हैं, अमित शाह कमाल का काम कर रहे हैं, भाजपा सरकार के तौर पर बहुत कुछ आगे ले जा रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका वैक्यूम तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल। फिर मैं कह रहा हूं, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट हो सकता है आपको लगे कि अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अच्छे से डेटा बता सकते हैं, लेकिन लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत होती है जो पब्लिक को वो बात अच्छे से समझा सके। और हमने इस दौरान भी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, उसके पहले भी और उसके बाद भी, इस वैक्यूम की वजह से बहुत सी गड़बड़ होते हुए देखिए। तो मुझे लगता है भाजपा को जो कुर्सी अध्यक्ष की खाली है, वो हालांकि वो मानेंगे नहीं, वो तो कहेंगे हमारे पास अध्यक्ष चाहिए नड्डा, लेकिन जो कुर्सी खाली है और जो ये पॉलिटिकल वैक्यूम है, इन दोनों पर बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल हम लोग इस चर्चा हाँ बस ये कहते हुए खत्म करें कि लीडर का काम होता है दिशा देना, नीतियां बनाना, और जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो सिर्फ उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कोई आइडिया नहीं लाते हैं जो समाज में परिवर्तन ला सके, जो समाज में लोगों की दशा दिशा बदल सके। इसके लिए नेतृत्व की जरूरत होती है और मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है। अच्छा, तो एक लाइन फिर मैं और जोड़ देता हूं, वैसे तो खत्म कर रहे थे लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे कारोबारी हो गए, लेकिन राष्ट्रपति फिलहाल तो अच्छे साबित नहीं हो रहे। दरअसल हवस आ गई उनको, जो मतलब दुनिया को मैं संचालित कर सकता हूं। वो एक फिल्म आई थी ना कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, तो वो अंतरा माली थी, वो माधुरी दीक्षित तो नहीं बन पाई। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है रोनाल्ड रीगन या जॉर्ज बुश सीनियर बनना चाहते हैं, अपने पूर्ववर्तियों से अपनी तुलना करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो कर पाने में वो नाकाम हो रहे हैं, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। चलिए, मुझे लगता है कि फिलहाल अब यहीं पर इस चीज़ को विराम देते हैं। अगले हफ्ते हम उम्मीद कर रहे हैं कुछ नई खबरों के साथ में और कुछ और कुर्सी भी अध्यक्ष की भरी जाने का कुछ संदेश आए तो वो हम दे पाएंगे। चलिए, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद।